हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज को। ये दोस्तों साइंस का पार्ट नंबर 4 है और इससे पहले मैंने आपके लिए 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप चाहे तो जाकर उनको देख सकते हैं। इस लेक्चर में दोस्तों मैं आपके लिए आज डिस्कस करूंगा सीडीएस के कुछ क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। अभी हाल ही में दोस्तों सीडीएस का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है। थोड़ा कंट्रीब्यूशन मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आपके आने वाले समय में थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा मैं कंट्रीब्यूशन कर सकूँ, थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है दोस्तों, ईपीएफओ सीडीएस और एनडीएस सीएपीएफ के मैंने आपके लिए जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों वो डिस्कस किए हैं साइंस के अंदर। आज मैं इस लेक्चर में आपके लिए सीडीएस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको उनको ध्यान रखना है और साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए देता चलूंगा। इससे पहले दोस्तों मैंने पॉलिटी के और इकोनॉमी के कुछ लेक्चर में के माध्यम से क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, आप चाहे तो जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों आपसे बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज चैनल को जरूर सपोर्ट करें, जिससे कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की वो क्रिया करती है और क्या प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया का। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। इसका आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसमें जल अणुओं का विभाजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कारित होता है। इस दोस्तों पहले तो आप देखिए कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कैसे क्रिया करती है। हमारे वातावरण के अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो CO2 होती है वो बड़ी मात्रा में रिलीज होती है। कैसे कि उद्योगों के माध्यम से और जो नेचुरल, जैसे आप ज्वालामुखी को फटते देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो वातावरण है उसमें CO2 का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता रहता है। लेकिन दोस्तों जब ये क्रिया करती है, किसके साथ, वाटर के साथ क्रिया करती है और किसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में, सूर्य की किरणों की उपस्थिति में क्रिया करती है, तो क्या बनाती है, ये बनाती है दोस्तों ग्लूकोज। और फिर ग्लूकोज के साथ साथ दोस्तों ये ऑक्सीजन को भी रिलीज करती है, जो कि हमारे वातावरण को अच्छे से उसको दूषित नहीं होने देती। तो ये प्रक्रिया जो कहा जाती है दोस्तों वो कही जाती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है और किसके द्वारा होता है। दोस्तों ये होता है सारा का सारा जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होती है और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के माध्यम से। ठीक है, और फिर वाटर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। रिलीज होने के बाद वो आपस में क्रिया करके लाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज को बनाते हैं और किसे रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये है दोस्तों पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में। स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या होते हैं, पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टार्च वनस्पति कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं और ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं। पहले तो आप स्टार्च को और सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, तीन प्रकार के दोस्तों हमारे जो प्लांट होते हैं, हमारे जो एनिमल्स या फंगी होते हैं, उनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट के एक स्टोरेज का कार्य करते हैं। स्टार्च के अंदर दोस्तों क्या होता है, ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और जो स्टार्च का जो मेन कार्य होता है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है। ठीक है, वही सेल्यूलोज का दोस्तों कार्य होता है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। और ग्लाइकोजन दोस्तों ये भी स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये कहाँ पे करता है, ये एनिमल में और फंगी में करता है। तीनों में दोस्तों आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है। ये दोस्तों कहां पर, स्टार्च कहां पर पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, सेल्यूलोज भी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ग्लाइकोजन दोस्तों एनिमल और फंगी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में कि ये क्या होता है, इसके आपको कथनों पर विचार करना है। इसको आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो स्टेटमेंट होगा वो आपको ध्यान रखना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसको आप इंग्लिश में पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयोडीन की जो सांद्रता होती है वो अत्यंत निम्न होती है। इसको आप इंग्लिश में पढ़ के देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। इसका आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ही स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। Cl किसका सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी
जो Cl होता है वो नोट आइसोलेट इलेक्ट्रॉनिक विद किसके साथ नहीं क्रिया करता है, ये होती है दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो Cl होता है वो इसका सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है वनस्पति कोशिकाओं के बारे में, यानी कि आपसे पूछा गया है प्लांट सेल के बारे में। दोस्तों दो सेल होते हैं, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। ये दोस्तों हमारे जीव जंतुओं के अंदर या पेड़ पौधों के अंदर ये सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके माध्यम से एक जैसे सेल बनता है, फिर सेल से आप टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से एक बॉडी बनती है। ये सबसे छोटी इकाई होती है। अध्ययन करने के लिए उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सभी बातें आपको बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वनस्पति कोशिकाओं में दोस्तों क्या क्या भिन्न होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रक और हरित लवक पृथक रूप से अपनी अपनी झिल्लों से घिरे होते हैं। न्यूक्लियस एंड द क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। आप इसको देखें पहले, ये प्लांट और एनिमल के दो सेल हैं और इसमें दोस्तों डिफरेंशिएट किया गया है, आपको इनको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट और सेल की जो दोनों के दोनों सेल है ना दोस्तों, ये हमेशा से यूपीएससी इससे ही सवाल बना के पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या एनिमल सेल्स में पाया जाता है या प्लांट सेल में पाया जाता है। ये दोनों में पाया जाता है। वही न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है दोनों में पाया जाता है, और जो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक होती है और जो रेक्टुलम होता है ये भी दोनों में पाया जाता है। ये सब चीजें दोस्तों जो ब्लैक ब्लैक में जो नजर आ रही है आपको, ये दोनों के दोनों में, यानी कि प्लांट में और एनिमल सेल में दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन जो जो ये तीन चीज आपको दिखाई दे रही है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मो जो एस्टमा है, ये तीनों की तीनों चीज ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं। और वहीं जो इससे अलग पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों एनिमल सेल के अंदर। जैसे जैसे सेंट्रोस और लिम्पोस जो लाइसोसोम होते हैं और जो सेंट्रोसोम होते हैं, ये दोस्तों पाए जाते हैं ये एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। इससे ही ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा से ही उठा के पूछती है, चाहे सीडीएस में, एनडीए में, या फिर सीआईपीएफ और जो ईपीएफओ है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेल्स के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं सेल से। ठीक है, आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिच्छू बूटी की पत्तियों के दशम ड्रोम मानव शरीर में तरल अंतःक्षेपित या इंजेक्ट करते हैं जिसमें जलन पीड़ा होती है, यह तरल क्या है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। स्टेनिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन, द फ्लूइड इज, फ्लूइड क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मेथोनिक अम्ल है, जो मेथोनिक एसिड है, वो दोस्तों इसके अंदर इंजेक्ट होता है जिससे जलन और पीड़ा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब लोग खाद्य के जो उपाचन है उसमें पीड़ित होते हैं, मिल्की ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, तो यह क्या होता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, मिलिट बेस। ठीक है, यानी कि मृदु अक्षारक। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दोस्तों, ये क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों आप नॉर्मल लाइफ में देखते होंगे, जब कभी कब्ज पेट में होती है तो इसके अंदर दोस्तों ऐसी चीज होती है कि ये जाके अंदर पेट के अंदर जो ज्यादा कठोरपन आ जाता है तो उसको ढीला करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। इसको 1867 में लगभग इसका आविष्कार किया जाता है। जब इसको पानी में घोला जाता है दोस्तों, ये दूध जैसा दिखने लगता है। तो इसको आप ध्यान रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी 2022 के अंदर भी ये क्वेश्चन सीडीएस के अंदर पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है क्या है ये है एक मेलिट बेस। ठीक है, मेल्ट बेस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग्म ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ये दोस्तों जो रटा रटाया क्वेश्चन है, हमेशा से ही पूछा जाता है कि जो ऊष्मा का धातु का बहुत अच्छा चालक है, या फिर आप जो गुड कंडक्टर होता है, वेरी गुड कंडक्टर होता है हीट का, वो कौन सा होता है? इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। सीसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आप एलिमिनेट भी करके आपका क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आप जो तांबा है, पारा है, वो भी इतना नहीं है, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मतलब रजत और तांबा, यानी कि सिल्वर और कॉपर, दो ही ऐसे कंडक्टर है दोस्तों जो हीट के या फिर आप करंट के भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। ये इनमें बहुत अच्छे से कंडक्टर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से इसमें करंट भी और हीट भी फॉलो होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालय की घंटी धातुओं से निर्मित होती है क्योंकि धातु होती हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं।
स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज मेटल आर कहें कि क्या होती हैं दोस्तों, ये मेटल होती है। क्या मेलेबल होती है, या सोनरस होती है, या डक्टाइल होती है, या फिर लेटरस होती है? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक होती हैं। जो जब आप घंटी देखते होंगे कभी भी बेल, विद्यालय की जो आपने स्कूल बेल देखी होगी, तो जब वो ज़्यादा मतलब थोड़ी सी चोट मारने से जितना ज़्यादा वो आवाज़ करती है उसको कहा जाता है ध्वनिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इजीली क्वेश्चन है, ज़्यादा इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछती है सीडीएस, लेकिन फिर भी आपको उनको तैयार करके चलना है। यूपीएससी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछती है। क्वाशिक और कोर जो कुपोषण का एक प्रकार है वो किसकी कमी के कारण होता है? ये रटा रटा क्वेश्चन है दोस्तों, एनडीए के अंदर भी आपसे पूछा गया था और सीडीएस के अंदर भी 2022 के अंदर पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों इसका जब इसकी कमी होती है तो क्वाशिकोर की एक प्रकार होता है, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये एक बीमारी है दोस्तों, कुपोषण होते हैं जब कोशिकोर होता है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना है, ये आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताया था, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीएल होता है दोस्तों, सीएल में आइसो इलेक्ट्रॉन होती है। इसके माध्यम से रेफर टू द टू एटम आयन एंड द मॉलिक्यूल दैट हैव द सम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड सेम नंबर ऑफ द जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। द टर्म ऑफ द मीन्स इक्वल इलेक्ट्रॉनिक इक्वल चार्ज आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पेशली टिपिकल डिस्प्ले सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ये दोनों के दोनों इक्वल प्रॉपर्टी रखते हैं, और जो एटम्स और आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक इनका स्ट्रक्चर होता है। आपको ध्यान रखना है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, सीएल के अंदर दोस्तों वो पाया जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन में आपको सब बातें बता दी हैं। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और एक बार फिर आपसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को जरूर सपोर्ट करें, जिससे कि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मुझे ये भी बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपके लिए दोस्तों एक करंट अफेयर की भी सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें लगभग 6 महीने के आपको करंट में कराने वाला हूं। करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इशू डिस्कस हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्लेसेस कोई न्यूज में रहा है, कोई टर्म आपके लिए न्यूज में रही है, तो आपका जीएस का जितना भी पोर्शन होगा, चाहे सीडीएस का हो चाहे एनडीए का हो दोस्तों, वो इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।